इसका मतलब जनहित याचिकाएं फंडामेंटल राइट तक तो ठीक है, अब सुशासन की बात तक आ जाए, गुड गवर्नेंस तक बात आ जाए, तो निश्चित तौर पर थोड़ा उसको लिमिटेशन होना पड़ेगा। इसलिए विचार आता है न्यायिक संयम का, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इसलिए आप याद रखिए, न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ शक्तिमान की आवश्यकता नहीं है। शक्तियां एक संस्था में बढ़े हों, चाहे प्रधानमंत्री हो तो ठीक नहीं है, और न्यायपालिका हो तो ठीक नहीं है। सो वी नीड अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। यानी अगर न्यायपालिका की भूमिका कार्यपालिका की तरह हो जाए, जैसे प्रताप भानु मेहता ने कहा है, वो ठीक नहीं है। अब न्यायपालिका हर मामले पे निर्देश देगी, पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए परिस्थितियां प्रॉब्लमेटिक हैं। इस वजह से अब चूंकि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ये है कि पार्लियामेंट जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, और पार्लियामेंट जनता की भलाई के तमाम काम करती है। ऐसे हमने कर ले कि नहीं बेकार की संस्था है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमें बैलेंस की आवश्यकता है। अब अपने पढ़ा होगा न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इसका मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट? तो अब ये भी आपके लिखा गया किताब में? अब पढ़ा ही नहीं तो कैसे कहें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा गया? तो रिस्ट्रेंट का सीधा सा मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका यानी सेपरेशन ऑफ पावर है, शासन के सभी अंगों को अपनी शक्ति दायरे में रहना चाहिए। कार्यपालिका कर रखा अपना काम है, और न्यायपालिका की भूमिका है अलार्म क्लॉक की तरह होनी चाहिए। यानी न्यायपालिका की भूमिका शासन को चेतावनी देने वाली तरह होनी चाहिए, न कि शासन चलाने वाली तरह, क्योंकि हमारे संविधान में सब संस्थाओं का महत्व है। तो आप हमेशा इसके फेवर में कहेंगे कि सकारात्मक रोल है, लेकिन ज्यादा न्यायिक हस्तक्षेप के नकारात्मक इम्पैक्ट है। तो नकारात्मक इम्पैक्ट क्या है? अगला हेडिंग है। तो ज्यादा एक्टिविज्म का लोकतंत्र पे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है? पहला, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का डेमोक्रेसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है? पहला पॉइंट, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते टकराव से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते टकराव से सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली ओवर गुड गवर्नेंस। सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप दे देंगे कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे एनजेसी को रद्द किया गया, उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच टकराव हो गया, सारी न्यायिक नियुक्तियों को करने में विलंब हुआ, सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट डिलेड हो गए। अब न्यायिक नियुक्तियां नहीं होगी तो न्यायपालिका निर्णय नहीं देगी, न्यायपालिका निर्णय नहीं देगी तो प्रशासन काम रुकेगा नहीं रुकेगा? उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करने के बाद न्यायिक नियुक्तियों में विलंब हुआ। जुडिशियल अपॉइंटमेंट वर डिलेड ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ओवर एनजेएसी। न्यायिक नियुक्तियों में विलंब हुआ। दूसरा दूसरा इससे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, नकारात्मक इम्पैक्ट क्यों होता है? अगला पॉइंट, न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है।
न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करने का मूल कार्य कार्यपालिका का है। Executive is a major agency which implement the decision of judiciary. और टकराव की स्थिति में कार्यपालिका निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करेगी। टकराव की स्थिति में न्यायपालिका निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करेगी। कार्यपालिका निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करेगी। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जीक्यूटिव will not implement the decision of judiciary. क्रियान्वित नहीं करेगी। और एक बात आप याद रखेंगे, हर मामला अगर न्यायपालिका के सामने चला जाए तो मामला क्या होता है? राजस्थान वालों से पूछिए, जब भी आरपीएससी का रिजल्ट आया वो कहाँ गया? तो आप याद रखिए, इसलिए आप बड़ा स्टेट एग्जाम में बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। अब मान लीजिए कोई भी मामला न्यायपालिका के सामने चला जाए, देखिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, हाईवे उत्तराखंड में हाईवे बन रहा था और कोई व्यक्ति इस बात को लेकर उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया। अब उच्चतम न्यायालय में विचार के दौरान कम से कम हाईवे को आपने 2 साल रोक दिया। अब हाईवे में सीमेंट गिरा हुआ है, बालू गिरा हुआ है, पूरी कॉस्ट एस्केलेट हो जाते हैं। हमारे एक फैशन बन गया है, किसी काम को रोकना है तो न्यायिक सक्रियता के नाम पे सीधे कहाँ चले जाइए? सीधे आप चले जाइए न्यायपालिका। और न्यायपालिका जैसे गए वो मामलों को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। और जैसे मामलों को रिस्ट्रिक्ट किया, सारा काम, वित्त का विलंब होगा, कार्य का विलंब होगा, सारे मामले विलंबित हो जाएंगे। इसलिए आप याद रखिए, जुडिशरी इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी इल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। काम अगर विलंब करवाना हो, सारे मामले न्यायपालिका के सामने छोड़ दिए। जैसे कि अब देखेंगे कि नर्मदा नर्मदा बांध के मामले में मामला चला गया न्यायपालिका में, 10 साल तक मामला टिका रहा और पूरा का पूरा नर्मदा का मामला चौपट हो। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था, इसे याद रखिए, हर मामला न्यायपालिका का जाए, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। ये हो सकता है कि बड़ी अच्छी बात दिखे और न्यायपालिका कर क्या लेगी? हर मामले को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की। इसे हर काम न्यायपालिका कर लेगी, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हर काम न्यायपालिका नहीं कर पाएगी। इसी हर मामले को, भाई प्रशासन का मामला अलग होता है, न्यायपालिका को प्रशासन के बारे में पता नहीं है, फाइनेंस के बारे में पता नहीं है। और इसलिए हु इज द वाइजेस्ट मैन टू रन दिस ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर, उसको पता होता है। अब आपको तो लगेगा, आपने कहा जिलाधिकारी महोदय ये आदमी भूख से मर रहा, आपने कुछ है और इसके पास ठन्नी नहीं है, सरकार के पास कर्मचारियों को तो देने का पैसा है नहीं, और आप कह देंगे इसको जो कंपनसेशन दो, भोपाल गैस पीड़ितों को पैसा दो। अरे सरकार से पूछे पैसा है कि नहीं है? तो बिना वजह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। प्रशासन काम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और छोटे छोटे मामलों आप करप्शन की बात कर दोगे। अरे जो शासन चला रहे उससे आप पूछिए कि करप्शन है या उस स्टेज पे हमें डिसीजन लेना पड़ा। देखिए प्रशासन की बड़ी सारी बारीकियां होती है और अभी इनको समझ में आ रहा है कि आरटीआई हमारे यहाँ आएगी तो प्रॉब्लम होगी। ये प्रशासन को प्रॉब्लम नहीं कर रही है, प्रशासन के संचालन में ही प्रॉब्लम कर रही है। आपने यू डिडंट रियलाइज दैट आपका जो ट्रांसपेरेंसी ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशन। इसलिए ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, हर मामले पे इंटरफेरेंस न किया जाए, नकारात्मक फर्क पड़ता है। जुडिशरी को याद रखिए, देश में कानून होना, प्रशासन चलाना कितनी मुश्किल काम है ये। और जिस देश में आप देखें, सीलिंग का मामला देख लीजिए, रोजगार की प्रॉब्लम है, यहाँ तो सरकार रोजगार दे नहीं पा रही और जिनका रोजगार है उसको बंद करवा देगी। जनता दौड़े आएगी सड़कों पे पीटने के लिए, नेता सड़क सड़क घूमता है और न्यायाधीश के खोपचे में बैठकर ऑर्डर ऑर्डर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, प्रशासन का संचालन अत्यधिक जटिल होता है। रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। प्रशासन का संचालन अत्यधिक जटिल होता है। और न्यायपालिका को
वित्तीय प्रशासनिक वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की जानकारी नहीं होती. दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इशूज ऑफ एनी लॉ और पॉलिसीज. कार्यपालिकी और वित्तीय मामलों की जानकारी नहीं होती, इसलिए प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप उचित नहीं है. इंटरफेरेंस इन ईच एंड एवरी इशू इज नॉट जस्टिफाइड. इसलिए प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप उचित नहीं है. अब देखिए कंक्लूजन आप लिख लीजिए. अब कंक्लूजन ये है, तो हमने पूरी डिबेट को, इसका मतलब है डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. निष्कर्ष, मूल अधिकारों के मामले में जनहित याचिका एवं न्यायिक सक्रियता एक स्वागत योग्य कदम है. As far as fundamental right is concerned, judicial activism is a welcome step. लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप सुशासन के लिए नकारात्मक है. But interference in administrative and financial issues is negative in a democratic setup or democratic system. ये निष्कर्ष है. अच्छा, जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं. एक हमने क्लासिफाई किया. अब जरा देखिए, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को एक और भी तरीका है. ये तो आप बाद में हम आपको ये भी बता दें कि बाद में हमेशा लिखिए कि इसमें कोई अंतर नहीं है. न्यायपालिका का मानना है कोई अंतर नहीं है. अब एक ही चीज है कि किन किन आधारों पूछा जाए, क्या आधार है, क्यों किया जाता है, क्या. जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू को एक और बेस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं. कैसे? अगला है लिखने का दूसरा तरीका. ये एक ही आधार जैसे वर्ज्य वैसे आप लिख लीजिए. तो रिव्यू एक्टिविज्म में क्या फर्क है? पहला, रिव्यू में क्या होता था? संविधान की परंपरागत व्याख्या होती थी, ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परंपरागत व्याख्या, ये जुडिशियल रिव्यू है. अब संविधान की परंपरागत व्याख्या का मतलब क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार करना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को स्वीकार करना. ये क्या है? संविधान की परंपरागत व्याख्या है. न्यायपालिका ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मान लिया और संविधान की व्याख्या में संविधान के शब्दों को देखा. ये न्यायिक पुनरावलोकन है. टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और संविधान में शब्द क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अब देखेंगे न्यायिक सक्रियता में क्या हो रहा है. स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम मोर इंपॉर्टेंट. संविधान की भावना, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम मोर इंपॉर्टेंट. संविधान की आत्मा का महत्व ज्यादा हो गया. अब स्पिरिट आप जानते हैं, सब्जेक्टिव, टेक्स्ट नहीं, स्पिरिट. यानी
Spirit means context became more important than text. Context became more important. So that is a contextual हो गया अब यहाँ पे. Context became more important than text. Spirit of the Constitution became more important. पहला अंतर आ गया. और जैसे स्पिरिट को देखा वैसे क्या हो गया, दैट चेंज इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. यानी गोपालन केस से मानेका गांधी केस तक एक्टिविज्म है कि नहीं है. इसे याद रखिए, एक्टिविज्म केवल जनहित याचिका से नहीं आई. एक्टिविज्म, द हिस्ट्री ऑफ एक्टिविज्म गोज बैक टू द 73 डिसीजन ऑफ मानेका गांधी केस. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये एक्टिविज्म का पहला एग्जाम्पल है. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया बदल देना, ये हमने बता दिया कि नहीं आपको. इसे हमने बेसिक बात पहले आपको बताते हैं. एक्टिविज्म है, ये भी तो लिखने का तरीका है. दूसरा, यानी पहला क्या होता था, जुडिशरी पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर पे कभी सवाल नहीं उठाया. तो ये क्या होगा, इट रिकॉग्नाइजेस, जुडिशरी रिकॉग्नाइजेस द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को न्यायपालिका ने हमेशा स्वीकार किया. इसलिए कभी भी संविधान संशोधन को भंग नहीं किया, संविधान संशोधन के न्यायिक पुनर्विचार नहीं किया. लेकिन यहाँ क्या हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर करके मामला ही चेंज कर दिया. यानी संविधान का जो आधारभूत ढांचा बदला, उसमें पूरा मामला ही चेंज हो गया. इसका मतलब है अब ये सक्रिय हो गई या नहीं हो गई, सीधे सक्रिय हो गई. इसे न्यायिक सक्रियता का इतिहास कहाँ शुरू होता है, केशवानंद भारती वास्य. तो सब बातें फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं है. अरे भाई सीधी सी बात है, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर दी, इसका मतलब है न्यायिक पार्लियामेंट के संशोधन की शक्तियां सीमित है. और पार्लियामेंट के संशोधन की सीमित को होना क्या है, न्यायिक सक्रियता है या नहीं है. यानी आपने पार्लियामेंट की शक्ति को सीमित कर दिया, संविधान में सीमित है ही नहीं है. जस्ट यू गो इन 368, आप देख लीजिए 368 में आज भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एनी पार्ट लिखा हुआ है, ये हो नहीं रहा है ये सब. तीसरा, हमारा संविधान क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस. संविधान ये कहता है. राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी. प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी. जबकि यहाँ क्या हो गया, कॉलेजियम. अभी न्यायिक सक्रियता है या नहीं है, इसे जो आपने पढ़ा उसमें भी तो न्यायिक सक्रियता है. कॉलेजियम का कर देना. तो आप ऐसे भी कंपेयर करके बता सकते हो हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म बिकेम इम्पोर्टेंट. इसका मतलब है न्यायपालिका ने परंपरागत भूमिका को बदला. अगला पॉइंट जो बेसिक बहुत लिखने को कई हम लिख सकते हैं. पहले इसमें क्या हुआ, एक तरीके से मूल अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या, नैरोवर इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ. जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या. जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या ये उच्चतम न्यायालय ने पहले किया. यहाँ क्या कर दिया, जनहित याचिका का प्रयोग करके मूल अधिकारों को व्याख्यायित कर दिया, मूल अधिकारों की व्याख्या को बढ़ा दिया, जीवन के अधिकार को बढ़ा दिया, सबको मिला दिया जनहित याचिका. और जैसे जनहित याचिका आया तो उसमें एक ट्रेंड और आ गया, कार्यपालिका में भी इंटरफेरेंस यहाँ शुरू हो गया. जनहित याचिका के पहले कार्यपालिका में इंटरफेरेंस कम होता था. देखो कोलिजम के द्वारा हुआ. कोलिजम
कोलिजियम के द्वारा तो न्यायपालिका ने कार्यपालिका शक्तियां छीन ली। ये एक्टिविज्म क्यों हुआ? संविधान संशोधन पर लगाम लगा दिया जो पार्लियामेंट का पावर था, बेसिक स्ट्रक्चर करके प्रॉब्लम कर दिया, कोलिजियम को बना के राष्ट्रपति से नियुक्तियों का अधिकार छीन लिया, पीआईएल देके हर मामले में पॉलिसी मेकिंग में भी इंटरफेरेंस कर दिया। क्या बचा है? क्या बचा है इसके अलावा? एक्टिविज्म है या नहीं है? है। लेकिन फिर वही बात पर आएंगे, उच्चतम न्यायालय से पूछेंगे कि आपका एक्टिविज्म है नहीं, उच्चतम के कैसी बात करते हो भाई, हम एक्टिव नहीं है। भगवान कसम एक्टिव नहीं है। उनका कहा हम एक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे कार्यपालिका से, कार्यपालिका के भाई एक्टिव है, जरूरत से ज्यादा एक्टिव, देखो हर मामले में उंगली करता है यार, ये बहुत बेकारी संस्था है। कार्यपालिका कहती एक्टिव है और ये कहती एक्टिव नहीं है। तो अगला इशू है न्यायिक सक्रियता का संसदीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए यही बात पूछी जाए, अब अलग से लिखवाना पड़ेगा, आप लिख लेंगे। अब आगे जाके न्यायिक सक्रियता का संसदीय शासन प्रभाव, ये बताइएगा। डेमोक्रेसी पर हमने प्रभाव बता दिया, अब एग्जामिनर ऐसी चीजें अलग अलग पूछता रहेगा। अच्छा बताइए, अब सक्रियता और रिव्यू पे क्लियरिटी है। दूसरी बात, और अब कहेंगे अति सक्रियता कब होगी, ओवर ओवर रीच कब होगा, जब पॉलिसी मामले पे हस्तक्षेप होने लगे पीआईएल के द्वारा, ये ओवर एक्टिविज्म हो गया। और रिस्ट्रेंट का मतलब है जब न्यायपालिका कार्यपालिका अपने अपने काम करे। अब मान लीजिए मैं पूछूं कि अब आप बताइए इस पूरे एक्टिविज्म का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे क्या प्रभाव पड़ा, वही तो बात आप लिखेंगे। बस ये थोड़ा सा दिख देंगे। अब देखिए कैसी चीजें बदल जाती हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संविधान का संशोधन कौन करेगा, यहां से आप आएंगे। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आएंगे तो संसद संसद वर्सेज न्यायपालिका, आखिर में कौन होगा, वही बात हो जाएगी जो पहले में लिखवा, लेकिन थोड़ा लिख लीजिए क्योंकि आप क्या समझते हैं कि आज के डेट में एग्जामिनर कभी आपसे नहीं पूछेगा कि न्यायिक सक्रियता क्या है बता दो। अब हमने बार बार कहा है कि एग्जामिनर अप्लाइड चीज पूछेगा, शब्द को हमेशा बदल देगा। आप मैंने बार बार ये बात रिपीट करते हैं, आपके विषय वस्तु से बाहर कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन शब्द तो हमेशा वो चेंज करेगा जैसे आपकी समझ पकड़ में आ जाए। आपने सारी चीज पढ़ी है, उसने एक और शब्द का प्रयोग कर दिया, अब घूम गए। तो लास्ट हेडिंग है, उसके बाद हम उच्चतम न्यायालय की थोड़ी परंपरागत शक्तियां देख लेंगे। लास्ट हेडिंग है न्यायिक सक्रियता और संसदीय शासन। अब फिर संसदीय शासन को जोड़ दिया हमने, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशियल एक्टिविज्म इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला, यानी अब देखिए कैसी चीजों को हम इंटरलेट करते हैं, कैसे हम चीजों को जोड़ते हैं, हमेशा याद रखिए। दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पहले से एक प्रॉब्लम है, ऑर्डिनेंस इज अ प्रॉब्लम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ प्रॉब्लम, प्रदत्त विधान समस्या है, अध्यादेश समस्या है, बाकी क्रिमिनलाइजेशन समस्या ही है। एक और प्रॉब्लम आ गई, वो क्या है, यानी पार्लियामेंट इज ऑल्सो इन्फेक्टेड फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड टू। अंदर से बेचारी पीड़ित ही है, बाहर भी। यानी पार्लियामेंट एक ऐसा घर बन गया है, पति पत्नी पहले तो अंदर लड़ते हैं, बाहर जाते हैं पड़ोसी मारता है। बड़ी प्रॉब्लम आ गई। यानी ये सच पूछिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब कहाँ जाए। और एक बात याद रखिए, देखिए विषय में हमें केवल इतना बताना चाहिए। अब हमसे ये अपेक्षा आप मत करिए कि मैं बता दूं उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति क्या है, सलाह करिए, इसको तो पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। मैं बता दूंगा, मुझे पता है कि नहीं बताओ, मुझे नहीं बताना चाहिए सर, सच पूछो अपने। बट टीचर को डैमेज है, हमने बता दिया, खत्म काम होगा, बेसिक जब पढ़ लो आप। और इतना अच्छा आपके पास रिसोर्स है, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, संसदीय शासन। संसदीय शासन में संसद को केंद्रीय महत्व दिया जाता है।
Parliament is considered as a supreme institution in the parliamentary form of government. संसदीय शासन में संसद को महत्व दिया जाता है. और सुदीप्त कविराज. सुदीप्त कविराज. सुदीप्त कविराज का मानना है सुदीप्त कविराज का मानना है कि संविधान निर्माता शासन में संसद को प्राथमिक महत्व देना चाहते थे. For the makers of the constitution, parliament is a supreme institution. Or for them, the role of parliament should be primary and dominant. संसद को प्राथमिक महत्व देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विज द्वारा स्थापित प्रक्रिया को प्राथमिक बनाया. इसलिए उन्होंने विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया. Therefore, they have incorporated the notion of procedure established by law. इसलिए इन्होंने विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया को प्राथमिकता प्रदान की. अगला, संसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है. Parliament represent the will of people. संसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है. Parliament represent the will of the people. इसीलिए लोकतंत्र में निर्वाचित संस्था का महत्व प्राथमिक होना चाहिए. निर्वाचित संस्था अंडरलाइन. इसे लोकतंत्र में निर्वाचित संस्था का महत्व प्राथमिक होना चाहिए. Therefore, elected body should be given the primacy in a democracy. लोकतंत्र में निर्वाचित संस्था का महत्व प्राथमिक होना चाहिए. परंतु 1970 के दशक से न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि देखी गई. जुडिशरी ट्राई टू एक्सर्ट पावर. न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि देखी गई और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से आधारभूत ढांचा ब्रैकेट में केशवन भारती केस. आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से न्यायपालिका ने संसद के संशोधन शक्तियों को सीमित कर दिया. आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से न्यायपालिका ने संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया. अंडरलाइन. Judiciary has curtailed the amending power of the Parliament through the basic feature doctrine or केशवन भारती केस.
संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया। मानेका गांधीवाद से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया। मानेका गांधीवाद से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में बदल दिया। अंडरलाइन। It had changed the principle of procedure established by law into due process of law, जिससे न्यायपालिका को विधि निर्माण में भी हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो गया। जिससे न्यायपालिका को विधि निर्माण के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो गया। न्यायपालिका को विधि निर्माण के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो गया। Judiciary got power to interfere in the law making too. अगला पॉइंट, 1990 के दशक के गठबंधन सरकारों के दौर में 1990 के दशक के गठबंधन सरकारों के दौर में संसद एवं कार्यपालिका की शक्तियों में ह्रास हुआ। 1990 की गठबंधन सरकारों के दौर में ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन पोस्ट 90, 1990 की गठबंधन सरकारों के दौर में कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों में ह्रास हुआ। परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता का दायरा बढ़ने लगा। Therefore, the scope of judicial review expanded further. परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता का दायरा बढ़ने लगा। और न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका से नियुक्ति के अधिकार भी छीन लिए गए। Judiciary has taken away the right of appointment of judges from the parliament. न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका से नियुक्ति का अधिकार भी छीन लिया गया। और जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने कार्यपालिका को विभिन्न निर्देश दिए। Through the public interest litigation, Judiciary has given various directions to executive. जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका को विभिन्न निर्देश भी दिए गए। अब एक खास बात आपने देखा होगा, इसमें ये बताइए मैंने आपको क्या नई चीज बताई? सारी बात वही रिपीट हो गई। इसे आप याद रखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज में घूम फिर के वही आएगा। अब डेमोक्रेसी पर प्रभाव पूछ ले, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट प्रभाव पूछ ले, बात वही आएगी। और अब ये बात आप देखेंगे कि इसका मतलब निश्चित तौर पर जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ तो पार्लियामेंट की पावर गिरी। और यही कारण है कि न्यायपालिका ने एनजेसी को भी रद्द कर दिया। लेकिन बाद में फिर आप लिखेंगे कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की शक्ति, जबकि संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था, न्यायपालिका की शक्ति स्वतंत्र हो, स्वायत्त हो, सर्वोच्च नहीं। इसका मतलब न्यायपालिका सर्वोच्चता की दिशा में बढ़ रही है, न्यायपालिका कार्यपालिका बनने की दिशा में बढ़ रही है। एक लाइन इसमें लिखिए, इसलिए प्रताप भानु मेहता ने कहा
कि न्यायपालिका कार्यपालिका की भांति कार्य करने लगी। कार्यपालिका की भांति अंडरलाइन। प्रताप भानु मेहता said that judiciary acted like an executive. न्यायपालिका कार्यपालिका की भांति कार्य करने लगी। अभी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था और ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। अब फिर वही बात लिखेंगे, आखिर में इसका मतलब है कि आखिर में न्यायपालिका को काम ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं संसद अपने काम करने में विफल रही। तो न्यायपालिका ने अच्छा काम किया, लेकिन निष्कर्ष हमेशा रह गया, देयर मस्ट बी हार्मोनी, बैलेंस। ये अपने आप में संसदीय शासन के लिए अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि और इसीलिए हमारे यहाँ तो लोगों ने कहा भी कि हमारे यहाँ कई संवैधानिक संस्थाएं ऐसी हैं कि दे आर प्लेइंग लाइक ए सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। तो 90s में जब कार्यपालिका विधायिका का ह्रास हो रहा था, द डेट स्पेस वॉज फुलफिल्ड बाई जुडिशरी, CAG एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दीज आर सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुल मिलाकर इनका काम अच्छा है, लेकिन वी कैन जस्टिफाई ओवर एक्टिविज्म। ये बात फिर हो गई। अब देखेंगे इशूज हमारे पास यही है। अब सक्रियता पुनरावलोकन अंतर पूछा है तो वही बात है, लोकतंत्र प्रभाव पूछा है तो वही बात है। हाँ, अब ये जैसे अलग अलग कई बार, अब मान लीजिए हमने ये बात पढ़ी, एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया कि अभी मानव अधिकार के बारे में न्यायपालिका दृष्टिकोण क्या है, तो जो अधिकार के बारे में होगा वही तो मानव अधिकार के बारे में होगा। हाँ, उसमें से कहा कंटेम्प्रेरी चीज आप लिख देंगे कि मानव अधिकार के बारे में न्यायपालिका के दृष्टिकोण सकारात्मक क्यों, विशाखा केस, महिलाओं का मामला। और मानव अधिकार का मामला कैसे, 377 सेक्शन 377 उच्चतम न्यायालय ने कह दिया भाई समलैंगिकता जीवन का अधिकार का भाग है, जाइए मानव अधिकार, राइट टू प्रिवेसी। इसमें कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दे देंगे, दैट इज ह्यूमन राइट्स। और आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के मामले में जो जनहित याचिका में तमाम ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में कहे स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बहुत बड़ी हथकड़ी नहीं यूज होनी चाहिए, जिससे जीवन का अधिकार की रक्षा हो। कई बार टैग चेंज करता रहता है, हमने पढ़ा अधिकार और पूछ लगा ह्यूमन राइट्स, बात तो वही लिखनी है। ऐसे टैग आपके बदलते रहेंगे। अब जरा हम उच्चतम न्यायालय की थोड़ी मोड़ी शक्तियां, जो थोड़ा फैक्चुअल शक्ति है, हम वो देख लें। मेंस के हिसाब से तो हमने सुप्रीम कोर्ट को देख लिया या न्यायालय को देख लिया। अब जरा अगले देखें कुछ जो फैक्चुअल पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ तो कुछ पूछना तो नहीं है। आगे बढ़े। बताइए किसके बारे में। कौन पूछ रहा है। अच्छा, यूथनेसिया। यूथनेसिया के बारे में बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, आपको कभी बता दें, मान लीजिए कि जैसे GS में पूछा जाता है, कभी भी आपको स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में कोई सवाल आए तो 2 लाइन संविधान की लिख दीजिए, 2 आर्गुमेंट फेवर में, 2 आर्गुमेंट अगेंस्ट में, कंक्लूजन। उसके बारे में सोचिए, मतलब करंट अफेयर, संविधान की बेसिक आपको पता हो, करंट अफेयर पता हो। यूथनेसिया के बारे में 4-5 पॉइंट आपको बता दें, सब लिख लीजिएगा भाई। 4-5 पॉइंट ये है। यूथनेसिया के बारे में कभी भी आ जाए, पहले आप लिख देंगे व्हाट इज राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। इंट्रोडक्शन देंगे फंडामेंटल राइट्स से। अब देखिए, लिखने का तरीका हमेशा, अगर यूथनेसिया पर लिखना हो कभी, तो हमेशा आप इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। अब ये नहीं कि यूथनेसिया पे आ जाए सीधे और बिगिनिंग फ्रॉम आर्टिकल 21, ऐसे नहीं। तो आप लिख देंगे कि लोकतंत्र में मूल अधिकारों का केंद्रीय महत्व है, और हमारे यहाँ कुछ मूल अधिकारों में भी मूल अधिकार है। देयर आर सम राइट्स विच आर फंडामेंटल अमंग फंडामेंटल्स, एंड दैट इज आर्टिकल 21। देखिए, 29-30 भी है और 21 भी है। 21 का महत्व ज्यादा है 29-30 का, 21 का। 25 का है 21 का। भाई जीवन रहेगा तब धर्म रहेगा, ये सही बात है, जीवन में धर्म भी होना चाहिए। तो देयर आर सम राइट, फंडामेंटल तो ही है, देयर आर सम राइट्स दैट इज फंडामेंटल अमंग फंडामेंटल्स, उसमें 21 है। इंट्रोडक्शन आप ऐसे शुरू कर दीजिए, 21 की बात कर दीजिए। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने पहले कर रखा है कि जीवन का अधिकार में, जीवन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, पहला। विधि द्वारा तोड़े पर जीवन का अधिकार करना हो सकता है, दूसरा। तीसरा, लेकिन सवाल यह है कि यूथनेसिया का मतलब किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, आत्महत्या का अधिकार है, तो तरह नहीं।
जीवन का अधिकार में आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है। और अब सवाल है, यूथनेसिया एक तरीके से जीवन को खत्म करने का अधिकार है। तो लास्ट में आप देंगे यूथनेसिया भी दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव पैसिव। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह रखा है कि एक्टिव यूथनेसिया इज जस्ट लाइक मर्डरिंग ऑफ द पर्सन। अगर एक्टिव यूथनेसिया का मतलब इंजेक्शन दे दिया, किसी को मार दिया, तो उसके जीवन को खात्मा करना है, ये दंडनीय अपराध है। लेकिन पैसिव यूथनेसिया आप दे सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ पहली बार ऐसा किया गया है, पहली बार ऐसा कर दिया गया, उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, अगर डॉक्टर सहमत हो, पुलिस अधिकारी वहां पे हो और व्यक्ति असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, तो उसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में एक्टिव यूथनेसिया भी दिया जा सकता है, बशर्ते से बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लगा के रखी गई है। तो ये उसका निर्णय है। और लास्ट में निष्कर्ष आप लिख दीजिए, 4-5 पॉइंट है, उसी को बना दीजिए। कोई भी आप याद रखिए, हम तो आपको बताते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बारे में कोई लिखने को आ जाए मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में देखेंगे, और मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 से हमेशा फंडामेंटल से केवल करंट अफेयर्स वाला सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। एक बार दीपावली पटाखा पूछ लिया गया, इसमें पूछ लिया जाए 2 लाइन वो अधिकार लिख दीजिए। और निष्कर्ष आप जानते हैं, कोई अधिकार हमारे निरपेक्ष नहीं है, चाहे जीवन का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, और हमेशा सामाजिक संतुलन और व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य बना के निष्कर्ष लिख दीजिए। आजादी होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता, समाज के खिलाफ नहीं, निष्कर्ष हो गया। उसके लिए संविधान के आर्टिकल, मेंस एग्जाम लिखने के लिए संविधान का आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, आप याद रखिए। और पीटी के लिए भी नहीं है। अब आपको देखिए, मैं पीटी में एक सवाल बताता हूँ, लिखिए। आपको एक सवाल आपको पीटी का बता दूं, इस समस्या पे कौन पूछ रहा था, क्लियर है? आपको उत्तर मिल गया कि नहीं? 4-5 पॉइंट ऐसे लिख लीजिए। और मैं फिर कहता हूँ 150 शब्दों में से आजकल तो प्रश्न पूरा करना ही टेढ़ी खीर है, 5-6 पॉइंट बना लीजिए, लिख लीजिए। किसी भी पार्ट में बताएंगे तो हम 2-3 पॉइंट आपको बता देंगे। एक व्यवहारिक बात लिखिए, एक संवैधानिक, भूमिका निष्कर्ष, खत्म। अभी आप देखिए, मैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कैसे प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं। आप अनुच्छेद 14 पढ़ रहे हैं, उससे सवाल नहीं एग्जामिनर पूछेगा। 15 पढ़ रहे हैं, नहीं पूछेगा। 16-17 नहीं पूछेगा। आप ये कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, आपकी आरक्षण का विवाद है, अल्पसंख्यक का विवाद बहुत ज्यादा है, तो व्यवहारिक सवाल पूछ लेगा कि भारत में अल्पसंख्यकों को क्या लाभ मिलता है, पहला बताइए। अल्पसंख्यक इशू भी डिबेट में था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो एग्जामिनर का ध्यान आर्टिकल 29 पे होगा, एक बार देख लीजिए, लेकिन मेरी संभावना कम है अप्लाइड पे होगा। आईएएस के प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड है। जैसे हम 2 सवाल आपसे पूछें, अप्लीकेबल, लिख लीजिए। कैसे हम आर्टिकल को अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक नजर आप देख लीजिए आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल से सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस उसमें कीवर्ड को ध्यान में रखिए, आर्टिकल देखिए तो कीवर्ड क्या क्या है। जैसे हमारे आरक्षण की बात है, तो किस आधार पे है, सामाजिक पिछड़ेपन कि आर्थिक पिछड़ेपन। और अभी जो आरक्षण दिया गया, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो व्यवहारिक बात हमें याद रखिए। तो लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, एक ऑब्जेक्टिव सवाल प्रश्न लिखिए। और जिनको पता होगा वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई लोग जीएस में, हो सकता है कि इस सवाल मैंने जीएस में बताया हो तो उनको याद हो, तो वो नहीं बोलेंगे। लिख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसका मतलब जीएस का ही सवाल है, मेंस में तो ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। लिख लीजिए, धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव, धर्म जाति मूलवंश के आधार पर भेदभाव का अभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेवाओं में अवसर की समानता, सेवाओं में अवसर की समानता की मूल संवैधानिक शर्त है, की मूल संवैधानिक शर्त है।
यानी व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तो क्या ऑप्शन ए है पहला, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, बी सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सी सी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, डी विधि के समक्ष समानता और डी सामाजिक न्याय की स्थापना। क्या होगा? क्या होगा? देखिए इसका उत्तर होगा सी, विधि के समक्ष समानता। आप याद रखिए कोई भी फंडामेंटल, बाकी हमने, अच्छा ये बताइए अब अवसर में समानता के लिए कौन सामाजिक न्याय है? हमने आरक्षण की बात नहीं की है, समानता की बात की है। और दूसरी बात है कि फिर सेवाओं में समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद आर्टिकल 15 में दिया गया है। इन्हें पे देखो 15 लगाएंगे, 16 लगाएंगे, 30 लगाएंगे, कोई भी लगाइए, पहले 14 लागू होना चाहिए। आप विधि में भेदभाव करें तो भी 14, ये 14 फंडामेंटल बेस है सारे अधिकारों का। भाई विधि हर मामले में बनेगी और विधि के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। अब देखिए ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एक अप्लाइड सवाल आपसे पूछे, लास्ट सवाल लिखिए। अब देखिए हमने अनुच्छेद 14 आपसे नहीं पूछा। अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद 14 आपसे पूछा जाएगा और किताब को आप ध्यान से पढ़िए, किताब को पढ़ने से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। और आप 14 रटे जा रहे हैं, क्यों? आपको लगता है कि ना 14 हमें तो आर्टिकल पढ़ना है क्योंकि आर्टिकल पीटी में आता है। इसका मतलब आपने पेपर नहीं देखा। और जो और बड़े हम बार बार कहते हैं भाई ऐसा लोग कह रहे हैं, इसका मतलब उनका पढ़ने का डायरेक्शन ठीक नहीं है फिर तो। और पढ़ने का डायरेक्शन ठीक नहीं है उसके बाद फिर कंप्लेन करेंगे आप, बात ही नहीं मानते। अगला पॉइंट, अगला लिखिए, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, क्योंकि अल्पसंख्यक का मुद्दा विवाद का विषय है, उच्चतम न्यायालय के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो एग्जामिनर जरूर यहां से पूछ सकता है। अल्पसंख्यकों के संबंध में सत्य है, व्हाट इज द ट्रूथ एज फार एज माइनॉरिटीज आर कंसर्न। अल्पसंख्यकों के संबंध में सत्य है, पहला। अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। There is no definition of minorities in the Constitution. अल्पसंख्यकों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। क्या चूज करना है आपको? सत्य, ठीक है। परिभाषित क्या किया गया? नहीं, हटा लीजिए, किया गया है। अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है, बी, बी नहीं, हटा दीजिए, किया गया है। अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है, दूसरा संसदीय अधिनियम के द्वारा संसदीय अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है।
संसदीय अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है. माइनॉरिटीज आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री एक्ट. संसदीय अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है. सी. संसदीय अधिनियम से अल्पसंख्यकों संसदीय अधिनियम से अल्पसंख्यकों को अखिल भारतीय रूप में चिन्हित किया गया है. Minorities are identified at all India level by parliamentary act. संसदीय अधिनियम से अल्पसंख्यकों को अखिल भारतीय रूप में चिन्हित किया गया है. और डी. संसदीय अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया है. Minorities are identified at state level by parliamentary act. संसदीय अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर पहचान दी गई है. क्या उत्तर होगा? क्या? अब आप देखिए, इसका मतलब है प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड आप देखिए, आप 29-30 रट के जाएंगे, हम उससे नहीं पूछेंगे आपसे. आप आईएएस के पेपर उठा के आप देख लीजिए. इसे बार बार कहते हैं कि जब आपके पास रटने वाला सवाल है तो उत्तर प्रॉब्लम आएगी. फिर क्या उत्तर देंगे इसका? क्या? कौन कह रहा है सी? क्या है सी? बताइए. अखिल भारतीय स्तर पर चिन्हित किया गया है. अच्छा, चिन्हित किया गया. सी सही है क्या? क्या बताइए, सी करेंगे, डी करें, क्या? ए. आपको बता दें, सी सही है. सी सही है. देखिए, इसी के लिए झगड़ा चल रहा है. उच्चतम न्यायालय ने 2002 के टीएमए पाई फाउंडेशन केस में कहा था राज्य के स्तर पर उनको परिभाषित किया जाए, लेकिन आज तक परिभाषित नहीं किया पाए. अब देखिए, आपको जानकारी कहाँ होना चाहिए. अब आप ऐसे राज्यों की इकट्ठा करिए जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन वो अल्पसंख्यक नहीं है. झगड़ा इसी बात का है. अब ऐसे राज्य की सूची बनाइए, बताइए ऐसे राज्य कौन से हैं. अब आप याद लिखिएगा. इसका सीधा सा मतलब है एग्जामिनर का ध्यान यहां होगा, एग्जामिनर ध्यान 29-30 पे होगा. 29-30 रट रहे हैं. दोस्तों, हम तो बता ही सकते हैं, बाकी पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है. लेकिन आपको याद रखिए, जो आर्टिकल रट रहा है एकदम गलत. अब जब इस सेक्शन में आप ऐसा कर रहे हैं, बाकी में ऐसे ही कर रहे होंगे सब, और पीटी नहीं पास हो पाएगा. और मुझे ये बात देखिए, हैरानी क्यों लगती है पीटी ना पास होने पे. ऐसे लोग जॉब में हैं, जो हम 90% ऐसे लोग पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, और हम केवल पढ़ने के लिए छूटे हुए हैं, पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. कहाँ प्रॉब्लम है? पढ़ने के तरीके में. सीधी सी बात है, उस बात कोई मानने को तैयार नहीं है. अगला, इसे आप ये बात जरूर बना लीजिए कि उच्चतम न्यायालय में याचिका है तो कहाँ कहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज में है, किस यूटी में और कौन कौन से राज्यों में. डेमोग्राफी आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए. अब अगला, उच्चतम न्यायालय की बाकी शक्तियां आपको बता दें. उच्चतम न्यायालय की बाकी शक्तियां, पहला ये देखिए, एक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जिस फंडामेंटल राइट की व्याख्या की, आधारभूत ढांचे को पढ़ा,
उच्चतम न्यायालय जो फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है आर्टिकल 32 में, तो क्या कहलाता है? ये है रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट अधिकारिता। 32 में इसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन है, जो अभी तक हमने पढ़ लिया। संविधान की व्याख्या वही पढ़ लिया। दूसरा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 में है, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आरंभिक अधिकारिता। अब देखेंगे आरंभिक अधिकारिता में फंडामेंटल राइट्स का मामला आता है, और ओरिजिनल में, और आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स का मामला का है जहां झगड़ा इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में है। जहां झगड़ा व्यक्ति और राज्य के बीच में है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन है। जहां झगड़ा राज्य और राज्य के बीच में है, बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, वो झगड़ा किसके बीच में है? आरंभिक संघीय झगड़ा है वो। संघीय झगड़े का मतलब है, और यही आईएएस में पीटीएम पूछा गया सवाल, एक बार देखिए कि संघीय आरंभिक विवाद का मतलब क्या होता है। आप याद रखिए, आरंभिक का मतलब होता है जो बिना अपील के उच्चतम न्यायालय में पहुंचे। उच्चतम न्यायालय के दो पावर्स होते हैं, एक ओरिजिनल, दूसरा एपेलेट। ओरिजिनल का मतलब है कि जो सीधे उच्चतम न्यायालय में पहुंचे ओरिजिनल। एपेलेट का मतलब जो हाई कोर्ट से होके पहुंचे वो एपेलेट। तो जो संघीय विवाद है वो केवल उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है, पहला केवल उच्चतम न्यायालय में, बाकी किसी न्यायालय में नहीं, और सीधा उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है। और फंडामेंटल राइट्स का विवाद भी सीधा उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है। दोनों विवाद उच्चतम न्यायालय में सीधे पहुंचते हैं। तो पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। राज्य राज्य के बीच का झगड़ा होगा, संघ राज्य के बीच होगा, एक तरफ संघ, एक तरफ अनेक राज्य, एक तरफ अनेक राज्य, एक तरफ राज्य, सारा विवाद क्या होगा? संघी। कितनी देखिए बेसिक और फंडामेंटल चीज पूछी गई एग्जामिनर ने, ये संघी झगड़ा होगा। लेकिन आप कहेंगे दोनों मामलों में वी आर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, आखिर में यहाँ पे रिट, यहाँ पे ओरिजिनल, क्योंकि नेचर चेंज हो जाता है। यहाँ झगड़ा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच नहीं है, यहाँ झगड़ा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच नहीं है। अब अगर इसको कॉन्सेप्चुअल बनाना चाहें, इसका मतलब संघवाद से जोड़ दीजिए। संघवादी शासन है, इसलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका फेडरल है, और फेडरल विवाद को हल करने का काम केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। लेकिन ये भी आप फिर जोड़ दीजिए, हमारे बहुत सारे ऐसे फेडरल डिस्प्यूट हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखेंगे हम रटते क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार तक दायरे में नहीं है, जबकि संघी झगड़ा है फाइनेंस कमीशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, पैसे का, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, नदी जल का ही बात। उच्चतम न्यायालय ने ये बात नहीं पूछी है, उसने कितनी फंडामेंटल बात उठा के पूछ ली कि संघी झगड़े का मतलब क्या होता है वो बताओ हमें। अब देखिए उच्चतम न्यायालय का ध्यान या तो फंडामेंटल पे, या एप्लीकेशन पे, या कॉन्सेप्चुअल पे। तथ्य में कॉम्प्लिकेशन तो उसका पर्पज ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर देखे कॉपी चेक करते हुए, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो जानकारियां नहीं है जो आप बैरेट के लेकर लटके हुए हैं। ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल। भाई मैं भी तो, मैं हमेशा प्रोफेसर से मिलता रहता हूँ। हाँ, एक आध को मिलवा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी ओपीएससी से एसोसिएटेड है, कोचिंग में आना उसका मना है, कोचिंग में नहीं आ सकता, दैट इज ए प्राइमरी कंडीशन। क्या करें? हाँ तो सही बात है, आप अपने लिए किसी की नौकरी मतलब खाना चाहते हैं, तो हमारी बात विश्वास नहीं है। एक आध लोगों को आपको बुला देंगे, लेकिन हमें थोड़ी प्रॉब्लम है उनको आने में। तो राज्य राज्य के बीच झगड़ा क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, अगला है एडवाइजरी, सलाहकारी अधिकारिता। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाहकारी अधिकारिता। व्हाट इज एडवाइजरी?
एडवाइजरी का मतलब है उच्चतम न्यायालय यहाँ डिसीजन देता है, यहाँ डिसीजन देता है और डिसीजन इज बाइंडिंग ओवर द पार्टीज। लेकिन यहाँ क्या करता है, सलाह देता है। सलाह का मतलब है जो संघ सरकार मान भी सकती है, संघ सरकार नहीं भी मान सकती है। थोड़ी अटपटी बात लगती है, उच्चतम न्यायालय सलाह दे, सलाह का मतलब क्या होता है। लेकिन प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति सलाह लेता है। सलाह किन विषयों पे लेगा, सलाह का मतलब ही है विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। क्योंकि आप याद रखिए उच्चतम न्यायालय की यही भूमिका तो है कि सलाह का मतलब है कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट कैन टेक कंसल्ट। अच्छा, कंसल्टेशन में हम बात माने, जरूरी थोड़े है। डॉक्टर ने कहा ये काम करवाना पड़ेगा, हमको लगता नहीं हम करवाएंगे, मामला हो गया। इसलिए ये बड़ा अटपटी बात है कि उच्चतम न्यायालय को कंसल्टेशन का पावर देने क्या मतलब था। तो यहाँ उच्चतम न्यायालय की भूमिका ऐसी हो जाती है जैसे कि सीएजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और किन मामलों पे कंसल्टेशन प्रेसिडेंट लेगा उच्चतम न्यायालय से, पहला सार्वजनिक रूप में महत्व के मामले, इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सार्वजनिक रूप में महत्व के मामले, अब सार्वजनिक रूप में महत्व के मामले बहुत सारे मामले आ सकते हैं जो संविधान के संबंध में भी हों और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव विषय से भी संबंधित हो। क्योंकि द इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इज वेरी लार्जर इन कॉन्टेक्स्ट। सार्वजनिक महत्व का मामला तो बड़ा ही व्यापक है और इसका मतलब है पब्लिक इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के मामलों को कहाँ ले सकते हैं, आपको याद होगा जो हमने बताया था जैसे थर्ड केस 1998 में जो कोलिजियम का निर्माण किया गया था, दैट इज एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिवन टू प्रेसिडेंट। 98 में राष्ट्रपति ने एडवाइस लिया था। आपको याद हो केशव सिंह का मामला, केशव सिंह के मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया था। तो बहुत सारे मामले हैं, यानी और एक बड़ा फेमस मामला होता गुजरात चुनाव को लेकर, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वेर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, जहां भारत का निर्वाचन आयोग और मुख्यमंत्री एक दूसरे से टकरा रहा था। उस मामले में राष्ट्रपति ने बाकायदा न्यायालय से सलाह लिया और न्यायालय ने कहा कि नहीं, गुजरात में चुनाव कराना न कराना दैट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ भी परामर्श ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि संवैधानिक मसलों पर ही परामर्श ले सकता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है 2G घोटाले के मामले में यहाँ भी परामर्श लिया गया। और कई बार परामर्श तो ऐसे विषय पर लिया गया जो कहना बड़ा मुश्किल था। अयोध्या में मंदिर है, मस्जिद, इस मामले पर परामर्श लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू शुड अप्रोच द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रादर देन सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी होशियारी से ऐसे मामलों पे न्यायालय सलाह ली जाती है जो पब्लिकली जो थोड़ा सेंसिटिव इशू है। वही न्यायपालिका कुछ कहे कि न्यायपालिका को वोट लेना नहीं है, यहाँ भी आप देखेंगे। दूसरा, ऐसे विषय यानी एक तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उसमें कई विषय हो जाते हैं, संविधानिक से लेके प्रशासनिक से लेके घोटाले से लेके। और दूसरा विषय कौन सा है जहाँ पे प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, ऐसी संधियों समझौते जो संविधान लागू होने के पहले किए गए थे। ऐसे संधियां समझौते, ऐसी ट्रीटीज, ऐसे एग्रीमेंट विच इज फाइनलाइज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे संधियों समझौते जो संविधान लागू होने के पहले किए गए थे, इस पर भी राष्ट्रपति न्यायालय सलाह लेगा। क्योंकि आप याद रखेंगे इसलिए आरंभिक अधिकारिता में इसको बाहर रखा गया है, आरंभिक अधिकारिता से इसको बाहर रखा गया है। यानी संधियों समझौते क्या है, संघ सरकार और कश्मीर के मामले में क्या समझौता हुआ, दैट विल नॉट सब्जेक्ट टू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि मामला संघी है। इसलिए ऐसे संधीय समझौतों कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे। और कहा भी, और कई लोग कहते हैं कि इसलिए दो अंतर ये है
इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा सलाह देगा, हमेशा सलाह देगा। बाकी कल